गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डिप्लोमेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर एक न्यू टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आया हूँ। देखिए, पिछले क्लास में जो हम बात कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है कि हम 18वीं सदी की भारत में हम स्थिति को समझ रहे थे कि वो 18वीं सदी कहने का मतलब हुआ 1707 से लेकर हम यहाँ पर 1800 के बीच में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए बात किए थे कि यह समय मुगल वंश भारत में पतन की ओर बढ़ रहे थे, जिसके कारण यानी कि मुगल पतन की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भारत में जो चीज़ होता है, स्थानीय राजाओं का उद्भव हो रहा है और केंद्रीय सत्ता मजबूत न होने के कारण बाह्य आक्रमण भी हो रहे हैं। जिसमें कि हमको याद होगा कि हम वहाँ पर नादिर शाह के बारे में भी बात किए थे, अहमद शाह अब्दाली के बारे में बात किए थे। तो आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जब भारत में 1747 से 61 के बीच यह बहुत बार युद्ध करते हैं। और इसी में एक इम्पोर्टेंट युद्ध है, वह है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। तो देखिए, पानीपत जो जगह है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर तीसरा युद्ध लड़ा, बल्कि पानीपत में इससे भी पहले प्रथम, द्वितीय और तृतीय 2 युद्ध पहले भी लड़े जा चुके हैं। याद होगा कि एक युद्ध है 1526 ईस्वी में लड़ा जाता है, फिर याद कि 1556 के भी बीच में लड़ा गया। अब एक जाकर 1761 में जाकर लड़ा जा रहा है। तो यहाँ से एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों, यानी कि पानीपत जो है, पानीपत में ही विशाल युद्ध क्यों हुए, विशाल युद्ध क्यों। तो देखिए, अगर इस चीज़ को आप जानिएगा, कहने का मतलब है कि बड़े बड़े युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए, तो देखिएगा कि इससे कभी कभी सवाल भी बनते हैं मेंस में। तो अगर हम यहाँ पर कुछ प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा कि कुछ प्रश्न लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो पहला प्रश्न लिखिएगा कि पानीपत तृतीय युद्ध में मराठों के हार के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। और इसका क्या
परिणाम उत्पन्न हुए। एक प्रश्न और लिखिएगा, किस प्रकार पानीपत तृतीय युद्ध ने मराठों की हार, इसमें मराठा की हार होता है, मराठों की हार अंग्रेजों की जीत थी, अंग्रेजों की जीत थी। विवेचना कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है कि आखिर युद्ध क्यों। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसी के इर्द गिर्द को हम लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न और लिख लीजिए, इस प्रश्न का हम पहले आंसर समझेंगे। एक प्रश्न लिखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया, 1761 में लड़ा गया। क्या कारण है, क्या कारण है कि ऐसे साम्राज्य प्रकंपी युद्ध या भारी भरकंप युद्ध पानीपत में ही लड़े जाते थे। आखिर क्यों ये सारा युद्ध पानीपत में ही लड़े जाते थे। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, तो इन्हें थोड़ी सी बात को समझना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि आखिर पानीपत में ही युद्ध क्यों लड़ा जाता था, तो देखिए अगर इस चीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए कि ये जो सारा जो युद्ध हुआ है 1526-56, ये मध्यकालीन भारत की बात है। तो देखिए कि मध्यकालीन भारत में क्या होते हैं कि दिल्ली पर सत्ता स्थापित करना, और इस समय देख रहे हैं बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारी होते हैं और सबका सपना रहता है कि दिल्ली पर सत्ता स्थापित करना। तो मानिए कि अगर दिल्ली पर सत्ता स्थापित करना है तो रास्ते में दिल्ली में सत्ता अगर स्थापित करना है तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात इस काल में ये होता है कि यहाँ पर जो युद्ध होते हैं, यहाँ पर युद्ध होता है शक्ति आजमाइश। इस समय शक्ति आजमाइश किया जाता है कि अगर आप दिल्ली सत्ता पर बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि आप आगे दिल्ली का शासक है, तो आपको शक्ति दिखाना पड़ेगा कि वास्तविक में आप दिल्ली को सत्ता को बचा पाते हैं कि नहीं है। तो कोई भी आक्रमण होते थे तो वह जैसे ही पता चलता था कि कोई आक्रमणकारी दिल्ली की सत्ता पर बैठने के लिए आ रहे हैं, तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए वह एक जगह चूज कर लेते थे, क्योंकि यहाँ से शासक निकले, दिल्ली से भी निकलते हैं, तो वह पानीपत जो है एक बड़ा मैदानी भाग है जहाँ पर शक्ति आजमाइश के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है, क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध होता था। तो बड़ी बड़ी सेनाओं से युद्ध होता था और यहाँ शक्ति आजमाइश है कि आमने सामने को निमंत्रण देकर युद्ध किया जाता था।
तो अगर आमने सामने कहकर युद्ध किया जाता है तो उसके लिए एक स्पेस की भी ज़रूरत पड़ती है, जगह पड़ती है। तो वह जगह यहाँ पर पानीपत में प्राप्त हो जाता था। और दूसरी बात है कि पानीपत का जो क्षेत्र है यह यमुना वाले क्षेत्र में है, यमुना द्वाब में है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर पानीपत को लोग जीत जाते थे तो वहाँ पर उसको राजस्व भी क्या होता था, काफ़ी भू राजस्व भी मिल जाते थे। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत के लिए अगर सत्ता पर बैठना है तो ये वाले क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करना बहुत रहता था। और इसका कुछ भौगोलिक कारण है। तो ये जो कुछ कारण है, इसी कारण के चलते पानीपत जो होता था, पानीपत में ही युद्ध, विशाल विशाल युद्ध लड़े जाते थे। ठीक, इसका आर्थिक दृष्टि भी काफ़ी मजबूत था। क्यों आर्थिक दृष्टि की बात की है तो यहाँ पर उपजाऊ है, उपजाऊ होने के कारण इस क्षेत्र पर कृषि, जो वाणिज्य आदि के मध्य, इसे कृषि का व्यापार, वाणिज्य आदि के माध्यम से अधिक आय होने की संभावना रहती थी। सामरिक दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, तो इसलिए लोग कहते थे अगर पानीपत को जो जीत लिया है वह दिल्ली को जीत लिया। यानी कि दिल्ली की सत्ता पर अगर बैठे रहना है तो आपको पानीपत में आकर अपनी शक्ति को क्या करना, ट्रायल करना पड़ेगा, आपको शक्ति को दिखाना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखें तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसका आंसर। तो लिखिए, पानीपत भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक युद्धों जैसे 1526, 1556, 1761 के लिए जाना जाता है। ये सभी युद्ध अपनी प्रकृति में काफ़ी भयानक थे, जिससे काफ़ी बड़ी सेनाएं ने भाग लिया। इन युद्धों की प्रकृति बड़े बड़े साम्राज्यों को झकझोर देने वाली थी। पानीपत में ही ऐसे बड़े युद्ध होने के पीछे अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। जैसे पहला हम लिखिएगा, पानीपत का भूगोल उसे एक विशेष स्थिति प्रदान करता है। यह एक मैदानी इलाका है जहां बड़े बड़े युद्ध किए जा सकते थे। मध्यकालीन भारत में शक्ति की आजमाइश आमने सामने के युद्धों में की जाती थी। बड़ी बड़ी सेनाओं के युद्ध लड़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान था, अतः पानीपत का चुनाव किया जाता था। सेकेंड पॉइंट, पानीपत का सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। आक्रमणकारियों के लिए पानीपत की विजय दिल्ली विजय के लिए मार्ग प्रशस्त करती थी। इसी प्रकार दिल्ली के शासकों को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए शत्रु को हर हाल में पानीपत में रोकने की चिंता होती थी। अतः रक्षा एवं रणनीतिक दृष्टि से पानीपत का विशेष महत्व था, जिससे यहाँ युद्ध होता था। तीसरा पॉइंट, पानीपत का आर्थिक दृष्टि से भी विशेष स्थान है। यह यमुना से सिंचित उपजाऊ एवं कृषि संपन्न प्रदेश है। यह दिल्ली, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मार्ग पर स्थित है। अतः पानीपत पर नियंत्रण होने से कृषि, व्यापार, वाणिज्य आदि के माध्यम से अधिक आय होने की संभावना थी। फलतः इस प्रदेश पर नियंत्रण के लिए युद्ध होते थे। तो देखिए, ये जो आंसर राइटिंग जो मैं पढ़ के सुनाया हूँ तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से वीडियो को रोक कर इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मैं समझा दूँ, 2-3 पॉइंट क्या था तो उसको आप चाहें तो अपने शब्दों में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की कारण कर रहे हैं।
ठीक है, तो अगर देखिए यह जो युद्ध होता है यह मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली यानी कि पानीपत का तृतीय जो युद्ध होता है, एक तरफ तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा के बीच में हुआ था। तो मराठा इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानीपत का तृतीय युद्ध का कारण क्या था। आखिर पानीपत का थर्ड युद्ध क्यों हुआ था। इसको कारण को थोड़ा सा लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में। कई कारण थे, तो पहला लिखिए, पंजाब में मराठों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्होंने पंजाब में चौथ वसूली मतलब राजस्व एक तरह का है, पूछा जाता है। चौथ वसूली का अधिकार प्राप्त किया। पंजाब से मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को बाहर निकाल दिया। यह स्थिति उनके लिए खुली चुनौती थी, यानी कि पंजाब पर मराठा अधिकार कर लेते हैं और वहाँ पर से चौथ राजस्व वसूली करने लगते हैं, लेकिन पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि शासन कर रहे थे। जैसे ही मराठा उसको बाहर किया तो एक तरह से क्या है, अहमद शाह अब्दाली के लिए आपने क्या कर दिया, खुला चुनौती दे दिया। अब वह बर्दाश्त तो करेगा नहीं। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, अहमद शाह अब्दाली पंजाब में रुचि रखता था, अतः बदले की कार्रवाई करते हुए उसने सिंधु नदी पार कर पंजाब में प्रवेश किया। मराठा सरदार उसे रोक नहीं पाए। इसे मराठों ने भी चुनौती के रूप में लिया। फलतः दोनों सेनाओं पानीपत के युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ इकट्ठा हुए। एक तो पहले मराठा अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधित्व को बाहर निकाल दिया, तो अहमद शाह अब्दाली चुनौती लिया। जब अहमद शाह अब्दाली इस चुनौती को लेकर सिंध पार करके आते हैं और पंजाब में आकर ये मराठा सरदार को बाहर कर देता है, तो मराठा इसको चुनौती लेता है। जब अब दोनों चुनौती ले लिए, तो अभी जस्ट बात कहते पानीपत क्या है, एक खुला जगह है, वहाँ पर आकर दोनों अपना शक्ति का परीक्षण कीजिए। और इस समय देख रहे हैं कोई केंद्रीय सत्ता तो है नहीं, मुगल तो एक तरह से सीमित हो रही है, और यहाँ पर छोटे छोटे मराठा है, अवध है, बंगाल है, इस पर हम आगे, मैसूर है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। थर्ड में लिख लीजिए, उत्तर मुगल शासक इस समय अत्यंत कमज़ोर थे। इससे राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे दो बड़ी शक्तियों को लड़ने की परिस्थितियां पैदा हुई। तो ये कुछ जो थे पानीपत के युद्ध का कारण था। इसमें मराठा की पराजय होती है। तो मराठा एक समय यहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति है, और मराठा का पराजय होने का कारण तो देखिए, इसके पराजय होने के बहुत सारे कारण थे। तो अगर पहला कारण की हम बात करें, तो अहमद शाह अब्दाली की सेना मराठों की सेना क्या थी, बहुत बड़ी थी। यानी अब्दाली का जो सेना था वह मराठा से काफ़ी विशाल था, और यह रण कौशल में भी काफ़ी कुशल थे। लेकिन मराठा की अगर यहाँ पर बात करें,
तो मराठा सेना का नेतृत्व क्या था, अत्यंत कमज़ोर था, अनुभव नहीं था इनके पास, ज़्यादा अनुभव नहीं था। क्योंकि इसके समय सेनापति, अगर यहाँ पर बात करें तो मराठा के तरफ से उस समय जो सेनापति जो थे वह विश्वास राव थे, विश्वास राव थे, ठीक है। लेकिन इसका वास्तविक जो नियंत्रण था, नाम मात्र के ये सेना, लेकिन वास्तविक नियंत्रण इसमें कह सकते सदाशिव राव के हाथ में था। और ये दोनों में हमेशा क्या थे, विश्वास राव और सदाशिव राव में हमेशा मुठभेड़ यानी कि मतभेद का स्थिति था। तो देखिए सेनापति कोई और, वास्तविक कोई और, मतभेद है, तो इस तरह से इसकी हार क्या थी, निश्चित थी। तो ये कुछ कारण थे जो इसके हार का मुंह देखना पड़ा। और भी बात करें तो मराठा अपने आप में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। अब इससे क्या था, मराठा से कुछ क्षेत्रीय जो शासक थे वह इनकी चौथ वसूली की प्रक्रिया से ये सब नाराज थे। तो इसलिए मराठा को ज़्यादा कोई मित्र राष्ट्र भी क्या हुआ, साथ नहीं दिया, यानी यह अकेला पड़ गए। तो यह भी कहीं न कहीं इसके हार का कारण है। तो ये जो कुछ 2-3 कारण है, यही मराठा को पराजय का कारण बना। तो थोड़ा सा पहला लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, अहमद शाह अब्दाली की सेना मराठों की सेना से बड़ी थी। वह एक योग्य एवं अनुभवी सेना था, अपनी सेना का सर्वोच्च नियंत्रण करता था, जबकि मराठा सेना का नेतृत्व अत्यंत कमज़ोर था। युद्ध के समय मराठा सेनापति विश्वासराव था, लेकिन सेना का वास्तविक नियंत्रण सदाशिवराव रखता था। दोनों में आपस में काफ़ी मनमुटाव था। इससे मराठों सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। एक तो मनमुटाव के बारे में बात की है। दूसरा लिखिए, मराठों का अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से अच्छा संबंध नहीं था। वे पड़ोसियों से बलपूर्वक चौथ वसूलते थे तथा लूटमार करते थे। इससे उनका अस्थायी मित्र नहीं बन पाया। अतः पानीपत युद्ध में वे अलग थलग पड़ गए और मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाया। नेक्स्ट में लिखिए, मराठों ने मैदानी युद्धों में अनुकूल सही रणनीति नहीं बना पाए। शासक सूरजमल के सुझाव सेना का भार कम करना, युद्ध के मोर्चों पर स्त्रियों बच्चों को नहीं ले जाना आदि को नज़रअंदाज किया। पानीपत के मैदान में जब वे मजबूत स्थिति में थे तब युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध में देरी किया। नेक्स्ट में, अहमद शाह अब्दाली ने बेहतर रणनीति अपनाते हुए दिल्ली एवं पानीपत के बीच मराठों के रसद यानी खाने पीने का आपूर्ति के मार्ग को वंचित कर दिया। इससे मराठा सेना में भोजन का संकट पैदा हो गया। फलतः मैदान में मराठों को भूखे लड़ना पड़ा। इससे वे बुरी तरह पराजित हुए। तो ये इसके पराजय का क्या था, कारण था। तो लेक्चर को थोड़ा सा देख लीजिएगा अपना। फिर लास्ट में है मराठों के पराजय का परिणाम। इससे परिणाम क्या निकला, जब यहाँ हार होता है तो इसका परिणाम क्या निकलता है। तो टॉपिक डाल दीजिएगा, मराठों के पराजय का परिणाम। मराठों का पराजय का परिणाम। अगर देखिए परिणाम की बात की है तो सबसे बड़ी परिणाम था कि जब यहाँ मराठा युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय बंगाल में ब्रिटिश अपना पांव पसार रहे थे। आपको याद होगा यहाँ पर पानीपत का युद्ध है, इसी समय
यानी पानीपत, प्लासी का युद्ध है, फिर आगे हम चर्चा करेंगे, बंगाल पढ़ाएंगे स्पेशल में। तो फिर यहाँ बक्सर का युद्ध देखिए, यहाँ पर शक्ति के रूप में ब्रिटिश उभर रहा था और उस समय इन क्षेत्रों में मराठा ही बहुत बड़ी शक्ति थी। तो ब्रिटिश को डर था कि बंगाल से बाहर निकलेंगे तो मराठा हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती बनकर उभरेगा। लेकिन जैसे ही मराठा का इधर हार हो जाता है तो ब्रिटिश में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि अब हमें कोई पूरे भारत में राज करने से रोकने वाली शक्ति नहीं है। जो मराठा से डरते थे, मराठा यहाँ पर क्या हो गया, खुद पराजित हो गए। तो इसी में क्वेश्चन अभी बताए थे कि मराठों का पराजय होना ही ब्रिटिश के लिए क्या था, एक जीत का कारण बन गया था। तो लिखिएगा परिणाम में फर्स्ट पॉइंट, पानीपत तृतीय के परिणाम को लेकर इतिहासकार की भिन्न भिन्न राय है। इतिहासकार का एक पक्ष पानीपत के परिणाम को दूसरे ढंग से देखते हैं। इनका कहना है कि इस हार में कई गंभीर परिणाम उत्पन्न हुए, जैसे पानीपत में मराठों के अनेक अनुभवी योद्धा एवं हजारों सैनिकों की मृत्यु हो गई। इस युद्ध ने महान पेशवा बालाजी बाजीराव का अंत कर दिया। यह मराठों के लिए काफ़ी बड़ी क्षति थी। यानी बालाजी बाजीराव, आगे पढ़िएगा मराठा में, बालाजी बाजीराव, इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कोई ऐसा अनुभवी मराठा में पैदा होता नहीं है जो मराठा को एक सूत्र में बांध सकते हैं। काफ़ी बड़ी क्षति थी। बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद मराठों में उनके जैसा कोई नेता नहीं उभरा जो सभी मराठा को क्या कर सके, एकजुट कर सके। और अगर एकजुट है नहीं तो इसकी मतलब है कि आपकी हार तो निश्चित है। एक तो युद्ध का परिणाम ये होता है। दूसरा बात करें, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार को अनेक विद्वान अंग्रेज़ों के जीत के रूप में देखते हैं। इनका तर्क है कि मराठों के हार ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों को काफ़ी लाभ पहुंचाया। इस समय अंग्रेज बंगाल में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे। ये मराठे ही थे जो कि अंग्रेजी विस्तार को रोक सकते थे, लेकिन मराठों के हार के कारण ऐसा नहीं हो सका। मराठों के हार से अंग्रेज़ों के विस्तार के लिए मैदान साफ हो गया। पानीपत में मराठों के हार ने यह तय कर दिया कि हिंदुस्तान पर राज कौन नहीं करेगा, हिंदुस्तान पर राज कौन नहीं करेगा। तो ये चीज़ था कुछ यहाँ पर हम पानीपत को लेकर आपके साथ डिबेट किए थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे तो उसको हम समझाने की कोशिश किए हैं। आगे चलकर हम फिर लेंगे ये सारे पार्ट को, थोड़ा सा चीज़ को थोड़ा सा देखिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मुग़ल का ज्यों-ज्यों सत्ता कमज़ोर हो रहा है तो छोटी छोटी शक्तियाँ उद्भव हो रही हैं। तो कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा कि कल हम बंगाल को देखेंगे, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश क्या करते हैं कि बंगाल को अपना केंद्र बना रहे हैं और यहीं से अपने शक्ति को विस्तार करते हैं। तो कल आप सब बंगाल को थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, तो हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा बंगाल से रहेगा। बाकी बाद हम छोटे छोटे अवध की भी बात करेंगे, मैसूर की भी बात करेंगे, लेकिन कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वह बंगाल से रहेगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।